देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं राकेश कुमार। झारखंड की राजनीति की हम बार बार चर्चा करेंगे और इस बार की बातचीत की जाए कि सदन में जिस तरीके से एक बार बड़ा मुद्दा गूंजा है, खास करके कहीं न कहीं कहा जा सकता है इस मुद्दे का कहीं न कहीं चयन किया गया और साथ साथ ये भी माना गया कि सदन के अंदर जिस तरीके से बातचीत की गई है वो भी संसद की बातचीत की जाए तब की बात है। और साफ तौर पे लग रहा है कि जेएमएम कोटे से जीत कर गई जोबा मांझी ने जिस तरीके से कई सवाल खड़े किए हैं उस पर अब एक बहस भी शुरू हो गई है। झारखंड के संदर्भ में उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया है उसका नाता काफी पहले से दिखाई पड़ता नजर आ रहा था और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर बार बार हम चर्चा करते थे कि आखिर किस तरीके से झारखंड में गतिविधियां चलती हैं। साफ तौर पे लगता है कि इन मुद्दों की बातचीत की जाए तो चुनावी मुद्दे भी बनते हैं और साथ साथ झारखंड अलग होने के उद्देश्यों की जब हम चर्चा करते हैं तब कहीं न कहीं इन सारे मुद्दों को गौर किया जाता है। खास करके सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि सरना कोड का उन्होंने एक बार फिर से संसद के अंदर जिक्र किया है। इसके साथ साथ कहा जा सकता है कि विशेष राज्य के दर्जे की बात की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राज्य जिस तरीके के हालात से गुजर रहा है यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण की भी चर्चा की है और साथ साथ ये भी कहा है कि इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए था पहले, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। इस पर ध्यान देने की जरूरत महसूस की जा रही है। और एक अहम बात साफ तौर पर उन्होंने कही है कि जिस तरीके से बाकी के राज्यों में कहीं न कहीं औद्योगिक विकास की बातचीत की जाए या फिर कहा जा सकता है कि यहाँ के माइंस एंड मिनरल्स के दोहन की बातचीत की जाए, उसमें किस तरीके से भागीदारी हो सकती है। और साथ साथ जीएसटी कलेक्शन यानी कि फेडरल सिस्टम के तहत हम जब बातचीत करते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के तालमेल को लेकर के तब किस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न होती है, ये सारे सवाल आज संसद में गूंजे हैं। और साफ तौर पर लगता है कि जोबा मांझी जो जेएमएम कोटे से सांसद बनी है और वहां जाकर किस तरीके से इन सारी बातों का पहली बार जिक्र करके एक बार फिर से राज्य की राजनीति में एक नई चर्चा का की है। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि ये सारे मुद्दे हो सकता है कि आने वाले समय विधानसभा के चुनाव में भी देखने को मिल सकते हैं। तमाम चीजें जिस तरीके से चल रही थी उस पर हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि आखिर किस तरीके से जोबा मांझी ने संसद के अंदर इन सवालों को सामने रखा है। और साफ तौर पर उम्मीद जताई जा रही है कि अब कहीं न कहीं राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी इस मुद्दे पे बहस में सामने आना पड़ सकता है। सदन में गूंजी झारखंड की आवाम की आवाज। जोबा मांझी ने सदन के पटल पर रखी झारखंड की बात। जोबा मांझी ने झारखंड के लिए मांगा विशेष राज्य का दर्जा। सदन के पटल पर गूंजा सरना धर्मकोड का मुद्दा। लोकसभा में गहमा गहमी का माहौल है। संसद सत्र काफी हंगामेदार ढंग से बीत रहा है। पीएम मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे बड़े नाम सदन में अपनी बातों को मजबूती से रख रहे हैं। हर तरफ हंगामा है, हर तरफ शोर शराबा है और सैकड़ों करोड़ के घोटाले। लेकिन इन सबके बीच सदन में झारखंड की आवाज गूंजी। सिंहभूम सांसद जोबा मांझी ने बड़े ही शालीन तरीके से झारखंड की बात को सदन के पटल पर रखा और देश को झारखंड की बुनियादी समस्याओं से रूबरू करवाया। अभिभाषण में स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार की वर्तमान सरकार की चर्चा की गई है। तकनीकी तौर पर सदन में सरकार को बहुमत तो प्राप्त है, परंतु जनता की नाराजगी स्पष्ट रूप से व्यक्त हुई है। आपके माध्यम से मेरा आग्रह होगा कि सरकार देश के मतदाताओं की भाषा को समझ ले, उनके अनुसार नीतियों अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए, देश की बात करे, न्याय की बात करे। 18वें लोकसभा के चुनावों की भाषा स्पष्ट है। स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार ये नहीं है। जोबा मांझी ने केंद्र सरकार को अर्थव्यवस्था, नीट पेपर लीक, 1975 का आपातकाल बनाम 2014-24 का आपातकाल समेत कई मुद्दों पर विरोध जताया। जोबा मांझी ने कहा, यहाँ के आय के साधन गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, पलायन को देखकर यही लगता है
कि अर्थव्यवस्था का समता मूलक और न्यायपूर्ण बंटवारे पर अभी हमें और बहुत कुछ करने की जरूरत है। आदिवासियों के अस्तित्व और पहचान के लिए सरना धर्म कोड लागू करने और झारखंड प्रदेश के संपूर्ण विकास को लेकर स्पेशल पैकेज देने की मांग की है। लीग की जांच जिस प्रकार से की जा रही है, जुआ को भरोसा सरकार से लगातार उठता जा रहा है। आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहती हूं कि जुआ देश के भविष्य है और उनकी ऊर्जा का हमें सही इस्तेमाल करना होगा, तभी देश का विकास होगा। महोदय, मैं ज़्यादा ना कहते हुए कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर खनिज संपदा 42% से ज़्यादा है महोदय, और उस राज्य से कई राज्यों को विकास का कार्य में जोड़ती है, मगर झारखंड राज्य अभी तक हम लोग वहाँ पर ठीक से जनजातियों का विकास नहीं कर पाए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ कि उस राज्य को झारखंड जैसा आदिवासी बहुल्य राज्य है विशेष दर्जा मिले और संपूर्ण विकास वहाँ पर हो, और झारखंडियों का एक पहचान आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करती हूँ। झारखंड में सरना धर्म कोड का मुद्दा कोई नया नहीं है। आदिवासी समाज लगातार देश के लिए सरना धर्म कोड की वकालत करता रहा है। झारखंड विधानसभा में इस बिल को पारित भी कर दिया गया था, लेकिन केंद्र में जाकर फाइल अटक गई। विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में जो नुकसान उठाना पड़ा, उसका एक कारण सरना धर्म कोड को माना जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार सरना धर्म कोड पर कोई सकारात्मक रुख अपनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जोबा मांझी जो सांसद बनकर पहुंची हैं लोकसभा में, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये सारे मुद्दे जिस तरीके से जोबा मांझी ने उठाए हैं सदन के अंदर, उसके बाद से अब इस बात की भी चर्चा होने लगी है कि आखिर अब 5 सांसद होंगे गठबंधन की तरफ से। झारखंड से 5 सांसद सदन के अंदर इन सारे मुद्दों को लेकर बातचीत करने को तैयार होंगे। और पहले भी इन सारी बातों का हम जब चर्चा करते थे तब ये माना जाता था कि संसद के अंदर राज्य के मुद्दों को कौन उठाएगा, किस तरीके से उठाया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल था। और खास करके झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बातचीत की जाए, कांग्रेस की बातचीत की जाए, या फिर गठबंधन दल के तमाम उन पार्टियों की बातचीत की जाए जो सरकार बनाने में शामिल रही है झारखंड में, उनकी तरफ से भी इस बात के सवाल खड़े किए जाते थे कि आखिर संसद के अंदर इन सारे मुद्दों को लेकर सवाल क्यों नहीं खड़ा किया जाता है। जब बीजेपी के कई सांसद हैं, खास करके 12 सांसद जीतकर जब गए थे तब से लेकर चर्चा हुई थी, और हो सकता है कि अब जब 5 सांसद खास करके गठबंधन दल की तरफ से गए हैं तब ये सारे सवाल अब वहां पे उठाए जाएंगे। हमारे साथ ऋषिकेश जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं, बीजेपी की तरफ से जेबी तुबीर जी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और साथ साथ आजसू की तरफ से विजय साहू के भी जुड़ने की संभावना है। वे भी शायद आज इस चर्चा में जरूर शामिल होने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले जरा ऋषिकेश जी के पास चलते हैं। ऋषिकेश जी, जब कहा जा रहा था कि आपके 2 सांसद थे, कई ऐसे गंभीर मुद्दे थे, जब माना जा रहा था कि संसद के अंदर आपकी आवाज नहीं उठाई जाती थी राज्य की, और खास करके अब की बातचीत की जाए 5 सांसद आपके पास हैं, अब पहले ही चरण में कहा जा सकता है कि जो गंभीर मुद्दे हैं, जो कि कहीं न कहीं चर्चा का विषय राज्य में भी बना हुआ था, सरना कोड की बातचीत की जाए, और साथ साथ विशेष राज्य के दर्जे की हम चर्चा जब करते हैं, ये एक बड़ा मसला होता है जब हम राज्य की कल्पना करते हैं, झारखंड राज्य की कल्पना करते हैं। कैसे देखते हैं सदन के अंदर जोबा मांझी ने आज इन सारे मुद्दों को वहां पे रखा है, किस तरीके की परिस्थितियां नजर आ रही हैं अब? राकेश जी, आज बहुत ही झारखंड के लिए अच्छा दिन है कि देश के लोकसभा में झारखंड की एक सांसद सरना धर्म कोड को लेकर के और विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के अपनी बात को रखी। मैं बता दूं कि झारखंड के आदिवासी समाज के लोग, राकेश जी, इनका बहुत प्रतीक्षित मांग था कि सरना धर्म कोड हो, आदिवासियों का अपना एक आइडेंटिफिकेशन हो, उनकी एक अपनी पहचान हो,
और इसके बाद राज्य हमारा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करे, क्योंकि 5th शेड्यूल में हमारे यहाँ के 13 जिला आते हैं, झारखंड के 13 जिला आते हैं। तो मैं बता दूं कि ये बहुत अच्छा मांग उन्होंने लोकसभा में उठाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पता नहीं कब इस मांग को पूरा करेगी, क्योंकि झारखंड की सरकार आप देखे हो कि 11 नवंबर 2020 को झारखंड के विधानसभा से विशेष सत्र से सरना धर्म कोड को पास करके केंद्र को भेज दिया, लेकिन केंद्र की सरकार उस पर मौन धारण किए हुए हैं, जबकि झारखंड से पिछले सरकार में झारखंड के ही एक सांसद केंद्रीय जनजाति मंत्री थे, वो भी चुप रहे। अब उन पर किस तरह का दबाव था कि झारखंड के लोगों का जो बहुप्रतीक्षित मांग है उस पर वो चुप रहे। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी मानसिकता की पार्टी है, क्योंकि इनकी जब जब आप सरकार बनती है तो आप देखेंगे कि आदिवासियों का हक और हकूक को मारा जाता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ राकेश जी? वन अधिकार पट्टा अधिनियम और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 और वन अधिकार पट्टा अधिनियम 2006 दोनों में संशोधन किया गया, और दोनों में संशोधन करने के बाद ये लोग ग्राम सभा का अधिकार को छीनने का काम किए, जबकि 5th शेड्यूल में हमारा स्टेट आता है, इसमें 13 जिला और लगभग 6000 गांव 5th शेड्यूल में आता है, जहां पर आदिवासी बहुल इलाका है, आदिवासी बहुल इलाका है। तो आप बताइए कि ग्राम सभा का अधिकार छीनना एक तरह से आदिवासियों की संस्कृति पर एक बहुत बड़ा मतलब ये लोग हमला करने जैसा है, क्योंकि जब ग्राम सभा का अधिकार छीन लेंगे तो फिर उनके पास अधिकार क्या बचा? जबकि झारखंड की सरकार दूसरे तरफ महागठबंधन की सरकार झारखंड के जो 5th शेड्यूल एरिया आते हैं उनके विकास के लिए, उनकी संस्कृति के विकास के लिए, उनके कला के विकास के लिए 85 करोड़ रुपया का स्पेशल बजट का प्रावधान किया, और ग्राम प्रधान और मानकी मुंडा दोनों मिलकर 25 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार जो थी 2014 से 2019 CNT SPT एक्ट में भी छेड़छाड़ करने का कोशिश किए। आप देखे होंगे पिछली रघुवर दास की जब सरकार थी झारखंड में, तो पत्थलगड़ी के नाम पर आदिवासियों पर 10,000 आदिवासियों पर केस किया गया, और उस केस को भी महागठबंधन की सरकार आई थी तो हटाने का काम किए। और देश भर में आदिवासी विरोधी मानसिकता इनका बार बार दिखता है। मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि मणिपुर में कैसे आदिवासी समाज आते हैं मुद्दे पे आते हैं, खास करके ऋषिकेश जी हम जरा और भी मुद्दों पे आते हैं, बातचीत करते हैं आपसे कि किस तरीके के माहौल के बीच आज हम देख रहे हैं। जरा चलते हैं बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं JB तुबिद जी, काफी पुराने नेता हैं, जानते हैं सारी चीजों को, झारखंड की राजनीति को भी समझते हैं और उनकी पहुंच काफी पकड़ बताई जाती है जमीनी स्तर पे। तुबिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास चर्चा में आपके साथ। क्या लगता है कि जिस तरीके से बार बार हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि झारखंड के गठन को लेकर के जो उद्देश्य थे उससे थोड़ा बहुत हम लोग भटकते नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे नए आए हैं, कुछ मुद्दों को लेकर राजनीति भी होने लगी है। खास करके 2 मुद्दे की हम चर्चा करेंगे, आज की बातचीत की जाए। एक तो 5वीं अनुसूची के तहत कई चीजें चलती हैं यहाँ पे, उसको लेकर किस तरीके से राज्य में हालात दिखाई पड़ रहे हैं, और साथ साथ उसी की कड़ी की बात कही जा सकती है कि जब हम बातचीत करते हैं कि कहीं न कहीं विशेष राज्य का दर्जा देने की बात आती है कि राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जिससे वे कहीं न कहीं आर्थिक रूप से मजबूती के साथ खड़े हो सकें, और साथ साथ ये भी माना जाता है कि सरना कोड को लेकर के क्या लगता है, ये सारी चीजों को हम जब देखते हैं एक साथ एक मंच पे आकर के, तो क्या परिस्थिति नजर आती है? खास करके आज जिस तरीके से सदन में भी जोबा मांझी ने सांसद होने के नाते इस बात की चर्चा की है। देखिए, झारखंड का गठन जो है एक लंबी लड़ाई के बाद झारखंडी स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए इस राज्य को बनाया गया, और इस राज्य को किसने बनाया वो सबकी जानकारी में है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य को बनाया। जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं और जो तरह तरह की राजनीतिक बातें कर रहे हैं, वो तो पिछले 75-70 साल से उन्होंने झारखंड नहीं बने इसके लिए काम किया, और झारखंड में लूट का वातावरण बना रहे इसके लिए सारी चीजें की। और आज जो आप सुनते होंगे कि आजकल एक फैशन हो गया है कि सभी राजनेता और राजनीतिक नेतृत्व जिंदगी भर कभी कोई कानून नहीं पढ़े, न कानून की जानकारी रखे,
लेकिन जी आप सभी देखिएगा, सड़क से लेकर संसद तक सभी कहेगा 5वीं अनुसूची, कभी कोई कहेगा कौन सेक्शन, कोई कहेगा कोई आर्टिकल, माने सब तरह के कानून के विद्वान मतलब राजनीतिक में ही नजर आएंगे। और ये जितने न्यायालय हैं ये सब जो है पंगु बैठे हुए हैं, जी, ऐसा जी, जी। अब आभास होने लगा है कि सारे कानून जो है इन लोगों को पता है। और देश में जो न्यायालय है उनका 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 काम ही है इस संविधान को इंटरप्रेट करना। तो आज जो है सारे लोग न्यायाधीश बन गए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, दो मुद्दा है। आज जोबा मांझी ने, कल भी मैंने सुना था उनको लोकसभा में जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर वो बोल रही थी, तो मुझे चिंता इस बात की हुई कि वो सिंगू से सांसद हैं, उनको अपने धन्यवाद भाषण में राष्ट्रपति जी के जो बातें लिखी गई हैं उन पर अपनी चर्चा कुछ करते, और सिंघभूम की जो मुद्दे हैं, सिंघभूम के मुद्दों को उनको उठाना चाहिए, उनकी बातों को करना चाहिए। मैंने सुना कि उस समय में उन्होंने कोई बात नहीं की, और वही बात जो मतलब सहमत का खेल होता है राजनीति में, आजकल एक फैशन हो गया है कि मैंने, राज्य के पास सारी शक्तियां हैं लेकिन सारी चीजों को यहां से पास कर दो, यहां से भेज दो और बोल दो कि दिल्ली नहीं कर रहा है। ये तो बात, अब देखिए मैं बता रहा हूं स्थानीय नीति, आप ही बताइए देश का किस राज्य में स्थानीय नीति केंद्र सरकार बनाती है? क्या हिमाचल का स्थानीय नीति दिल्ली बनाती है? क्या तमिलनाडु का स्थानीय नीति दिल्ली बनाती है? किसी राज्य का स्थानीय नीति नहीं बनाती है। लेकिन जब भी स्थानीय नीति की बात होगी, 1932 के खतियान की बात होगी, तो कहेगा कि केंद्र उसको नहीं कर रहा है। समझे? दूसरी बात जो अभी मैं स्पेसिफिक बिंदु पर आता हूं कि सरना कोड के संबंध में जो बातें आ रही हैं, देखिए मैं कहता हूं कि इस देश में कई राज्यों में जनजातीय समाज रहता है, लगभग 7,000 प्लस जनजातीय समाज इस देश में है। हमसे ज्यादा छत्तीसगढ़ एक जनजातीय समाज की आबादी वाला राज्य है। हमसे ज्यादा आबादी वाला राज्य जहां जनजातीय समाज है वो उड़ीसा है। पश्चिम बंगाल में भी आदिवासी समाज रहते हैं, कई राज्यों में रहते हैं। आज जो ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जन आदिवासी विरोधी है, आप देखेंगे कि ये जो प्रमुख राज्य हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा भी आपने देखा, गुजरात आपने देखा, इन सारे राज्यों में जनजातीय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और सबसे ज्यादा विधायक और सांसद अगर कोई जनजातीय समाज के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं जी। और अगर जनजातीय समाज के सम्मान के लिए किसी पार्टी ने आज तक काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जहां तक सरना कोड का विषय है, सरना कोड क्यों आप लाना चाहते हैं? सरना कोड ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इसके समर्थन में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप जनजातीय समाज के लिए, जैसे कोड क्या है, ये कोड जो है जनगणना का कोड है, जनगणना का कोड है। तो जनगणना में आप लिखते हैं हिंदू, मुसलमान, ईसाई और अन्य, ठीक है ना? ये 3 प्रमुख हमारे कॉलम है। इस कॉलम में आप चाहते हैं कि जनजातीय समाज के लिए एक कोड हो। अब जो गुजरात का आदिवासी है वो क्यों सरना धर्म अपने को बोलेगा मैं सरना कोड में मैं अपना कर डालूं? इस राज्य में अगर 32 आबादी है तो सौरिया पहाड़िया क्यों बोलेगा कि मुझे सरना कोड में डालिए? वो नहीं बोलेगा उस चीज को, उसका विरोध करेगा। तो इस पर हमें एक चिंतन करना होगा, इस पर सभी राज्यों की सहमति बनानी होगी जनजातीय समाज के बीच, और इस राज्य में भी सहमति बनानी पड़ेगी आपको। कोई 4 जो राजनीतिक, चलिए जरा आते हैं तुबीर जी, जरा हम आते हैं आपके पास, फिर आते हैं इसी मुद्दे को लेके बढ़ते हैं आगे, कुछ और मुद्दों पे आएंगे। खास करके जरा आपके जो प्रश्न है, आपके जो सवाल हैं, उसकी जानकारी जरा ऋषिकेश जी से लेते हैं। खास करके ऋषिकेश जी, जिस तरीके से तुबीर जी ने कई सवाल खड़े किए, खास करके सबसे बड़ी बात कही गई उन्होंने कि जब राज्य सरकार के अधीन जो मुद्दे होते हैं उसको केंद्र पर सौंपने की क्या जरूरत महसूस होती है। कई ऐसे मुद्दे होते हैं, खास करके स्थानीय नीति की बातचीत की जाए और बाकी कई मुद्दों की उन्होंने चर्चा की।
की, लेकिन सरना कोड को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनाने की जरूरत महसूस हो सकती है। क्या लगता है कि बाकी राज्यों में आप लोग इसका आकलन कर चुके हैं? जब यहाँ के लोग जब मांग करते हैं सरना कोड को लेकर के, तो क्या सभी जनजातियां इस मांग के साथ खड़ी होती नजर आती हैं और राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ परिदृश्य दिखाई पड़ते हैं? राकेश जी, अभी मैं भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था और इनकी बातों से साफ पता चलता है कि सरना धर्म कोड का ये लोग विरोधी है, क्योंकि ये साफ साफ बोल दिए कि क्यों जरूरत पड़ी जब अन्य का कॉलम है। और मैं बता दूं कि आज अगर जो लोग भी सुन रहे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया कि सरना धर्म कोड को लेकर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि न पास हो। और क्यों नहीं होना चाहिए कोड का मांग? क्यों नहीं? आदिवासी समाज का जो बहुप्रतीक्षित मांग है उसको मांग को पूरी करनी चाहिए। और दूसरा जो आप बात पूछ रहे हैं राकेश जी, तो बंगाल सरकार भी सरना धर्म कोड पास कर चुकी है, वो भी केंद्र को भेज चुकी है। और विशेष राज्य के दर्जा पर बिल्कुल ये चुप हो गए। क्यों नहीं मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा? हमारे राज्य में 42% माइंस एंड मिनरल्स अकेले पूरे भारत का झारखंड में है। जब माइंस एंड मिनरल्स हमारा है, यहाँ के लोग गरीब हैं, तो विशेष राज्य का दर्जा देने में क्या आपत्ति है? यहाँ विशेष पैकेज क्यों नहीं मिलना चाहिए? और दूसरी बात एक और चीज कर रहे थे कि झारखंड भाजपा ने बनाया। अरे भारतीय जनता पार्टी तो झारखंड शब्द से नफरत करती थी, ये लोग बनांचल बोलते थे। और झारखंड आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी या उसका एक नेता का कोई फोटो नहीं देखिएगा, जबकि कांग्रेस पार्टी का मैं इतिहास बताता हूं कि झारखंड शब्द सबसे पहले लोकसभा में किसी ने रखा, कागज पर कभी भी सबसे पहले आया तो बाबू राम नारायण सिंह हजारीबाग के सांसद थे। 1952 में लोकसभा में उन्होंने आवाज उठाई झारखंड राज्य की मांग को लेकर। 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा बना। उसके बाद 1986 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टूडेंट विंग बना। इसके बाद आप देखें कि झारखंड के एक बहुत बड़े नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय ज्ञान रंजन जी राजीव गांधी जी के पास झारखंड के सभी नेताओं को ले जाकर के मिला है। फिर 1996 में उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी से सबको मिलाने का काम किया और जैक बना, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। उसके बाद झारखंड बनने का रास्ता साफ हुआ। और इस बीच में कहीं भी झारखंड के नाम से जो नफरत करती थी भारतीय जनता पार्टी, उसके कोई नेता नहीं दिखेंगे। ये लोग तो आदिवासी को वनवासी बोलते थे और ये आज बात कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी झारखंड बनाए, नाखून कटा के शहीद बनने जैसा ये बात कर रहे हैं। ये झारखंड की जनता जानती है। और राकेश जी, मैं आपको बता देता हूं कि 2019 का जब चुनाव हुआ था तो झारखंड में 28 आदिवासी सुरक्षित सीट है, जिसमें 26 सीट महागठबंधन को मिला। यानी आदिवासी समाज के लोग ने महागठबंधन को चुनने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट करने का काम किया। और 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो आप देखेंगे कि 5 का 5 आदिवासी सुरक्षित सीट महागठबंधन जीतती है। तो आदिवासी समाज महागठबंधन के साथ है, तो आदिवासी समाज का जो भी मांग होगा, सरना धर्म कोड का मांग होगा, महागठबंधन प्रमुखता से उठाएगी। 11 नवंबर 2020 को हमने विधानसभा से पारित कर दिया, केंद्र को भेज दिया। क्या आपत्ति है? क्यों नहीं देना चाहते हैं? 40 से 50 लाख लोग झारखंड के सरना धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनको क्यों नहीं आइडेंटिफिकेशन मिलना चाहिए? और भाजपा प्रवक्ता जिस तरह से बात कर रहे थे कि क्यों जरूरत है, तो जरूरत है, झारखंड के आदिवासी समाज के लिए जरूरत है। आप तो खुद आदिवासी समाज के हैं और आज जो भी आदिवासी समाज के लोग देख रहे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र सामने आ गया। एक सवाल मेरा खास करके है, जिस तरीके से आप चर्चा के विषय है, जेबी तुबिजे से जो बातचीत हो रही थी हमारी, उस समय उन्होंने 2 बातों का जिक्र किया। पहली बात तो उन्होंने की कि सरना कोड को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत होगी, तब पता चल पाएगा कि सरना कोड को लेकर के आदिवासी क्या सोचते हैं, क्योंकि यहां से झारखंड जैसे राज्य से ज्यादा संख्या में दूसरे राज्यों में है। तो जो क्राइटेरिया होता है खास करके, उस क्राइटेरिया के तहत आप लोग फिट पाते हैं कि सरना कोड को लेकर के बातचीत की जा सकती है। और दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि क्या विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जो क्राइटेरिया है उसमें कितना फिट हो पाता है झारखंड? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लंबे समय से इस बारे में कई राज्य चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होता नजर नहीं आ रहा है, जैसा कि तुबिद जी ने इशारा भी किया था। आप लोग इसे किस रूप में देखते हैं? क्योंकि दोनों मसले आज के दिन काफी अहम है और मुझे लगता है कि दोनों मुद्दों को लेकर आप लोग विधानसभा के चुनाव में भी बातचीत जरूर करेंगे।
राकेश जी, सरना धर्म कोड को लेकर जो भाजपा प्रवक्ता बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय सहमति बनानी पड़ेगी, तो जिम्मेवारी किसकी है? पिछले 10 वर्षों से केंद्र में सरकार किसकी है? इसके लिए भाजपा ने क्या पहल किया? जवाब देना चाहिए। सवाल करने से पहले वो जवाब दे दें कि राष्ट्रीय सहमति वो बनाने पर एक कमेटी बना दें कि उस पर कमेटी निर्णय करेगी कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वो साफ साफ इनकार क्यों कर रहे हैं? और विशेष राज्य का दर्जा इसलिए मांगा जा रहा है कि 5th शेड्यूल में मेरा राज्य का 13 जिला आता है, झारखंड राज्य का 13 जिला 5th शेड्यूल में आता है। लगभग 6000 गांव आदिवासी बहुल इलाका के गांव हैं। तो विशेष राज्य का दर्जा इसलिए मिलना चाहिए कि जब हमारा राज्य अमीर है तो राज्य के जनता गरीब क्यों है, उनको विशेष पैकेज क्यों नहीं मिलना चाहिए, उनको विशेष योजना क्यों नहीं मिलनी चाहिए देश से, केंद्र की सरकार से? भाजपा प्रवक्ता को जवाब देना चाहिए था सवाल करने से पहले। और केंद्रीय सहमति बनाने के लिए चलिए क्या पहल किया आज तक उनसे? जरा ऋषिकेश जी आते हैं आपके पास, फिर आते हैं, जरा तुबिद जी के पास चलते हैं। तुबिद जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने थोड़ी बातचीत के दौरान जिन बातों का जिक्र किया था, उसमें कांग्रेस के तरफ से हमारे साथ ऋषिकेश जी है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो क्राइटेरिया है, खास करके जो राष्ट्रीय स्तर पर सरना धर्म कोड को लाने की तैयारी हो सकती है, उसमें बीजेपी की सरकार 10 साल से है, उनको पहल करनी चाहिए। और अब तक क्या किया गया? दूसरी बात, एक बात आपसे और जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लंबे समय तक अधिकारी भी रहे हैं, झारखंड के लोगों को समझते हैं, झारखंड के परिवेश को समझते हैं, तमाम चीजों को जानते हैं। खास करके विशेष राज्य के दर्जे की तैयारी को लेकर जो चीजें आती हैं, उसमें जो गॉडगिल फॉर्मूले की बात आती है, क्या लगता है कि आप लोगों ने तो एनालिसिस किया था, उस समय बातचीत भी हुई थी, क्या लगता है कि इसमें हम फिट बैठते हैं, हमारा राज्य फिट बैठता है? आप किस तरीके से देखेंगे इसको, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो? ये पहले तो मैं सरना कोड पर अपनी बात कर देता हूं संक्षिप्त में। देखिए, जब विषयों को आप नहीं समझेंगे तो इसी तरह की बात करेंगे। आपके पास, आप जब केंद्रीय स्तर पर देश में इतने वर्षों तक आप रहे, तो उस समय क्यों नहीं आपने लागू किया सरना कोड? जनजातीय समाज के लिए एक अलग कोड क्यों नहीं लागू किया? आप कहेंगे हमारे साथ उस साल हमारी इतनी बहुमत था, ये गठबंधन था, ये सारी चीजें जो है ना, ये मतलब केवल बोलने के लिए राजनीतिक बयानबाजी है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अंडमान का आदिवासी जी, जो प्रकृति पूजक है, वो क्यों कहेगा कि मुझे आप सरना कोड में डालिए? जी, वो क्यों कहेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इस सब विषय का निदान, समस्या का निदान करना, राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह पर है, लेकिन अगर आप अपने दिल और दिमाग से खोलकर जनजातीय समाज के हितों की रक्षा करना चाहते हैं, तो आपको इस पर बहुत ही गहन चिंतन करनी होगी कि क्या ये प्रकृति पूजक कोड को हम अपने यहाँ लागू करेंगे और कैसे करेंगे। निश्चित रूप से इस पर हमें सभी राज्यों के साथ सहमति बनानी पड़ेगी। आप कोई भी बिल हम भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में इसका कोई विरोध नहीं किया। जब आपने ये प्रस्ताव लाया तो हमने तो विरोध नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप हम लोगों ने विरोध किया इसका? इसलिए या तो उनको जानकारी नहीं है या राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। पहला बात ये हुआ। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि राज्यों को विशेष दर्जा देने की बात हुई, आज के समय में आप जानते होंगे कि इस तरह का कोई प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है कि किसी राज्य को विशेष दर्जा दिया जाए। ठीक है, पहले जमाने में क्या होता था, हमारे यहाँ वित्त आयोग की कमेटियां राज्यों में आती थी, और उन राज्यों में जहां पर इस तरह के पिछड़ापन है, गरीबी है, खेती अच्छी नहीं होती है, इन आधारों पर वित्त आयोग ग्रांट्स देते थे और राज्य अपने अपने प्रस्ताव वित्त आयोग के सामने रखते थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज राज्यों को जो फंड दिए जा रहे हैं, और विशेषकर झारखंड जैसे राज्यों में जनजातीय समाज की आबादी, उसकी जो मल्टी डायमेंशनल जो गरीबी का जो इंडेक्स है, उसके आधार पर कि भाई उन्हें वहां समाज को बेहतर आवास है कि नहीं, पीने का पानी है कि नहीं, बिजली घरों में पहुंचती है कि नहीं पहुंची है, सड़कों से संबंध है कि नहीं, इन सारी चीजों पर संविधान में, वित्त आयोग में अलग से प्रावधान आज राज्यों को प्रस्ताव देने। इनको जो आज सत्ता में है, उनको ये अपना व्हाइट पेपर रिलीज करना चाहिए कि हमने वित्त आयोग के समक्ष इसके संबंध में क्या प्रस्ताव दिए और हमें कितने पैसे मिले। और इसके अतिरिक्त आपको मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इन राज्यों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, बिहार को मिल रहे हैं, झारखंड को मिल रहे हैं, उड़ीसा को मिल रहे हैं, सभी राज्यों को मिल रहे हैं, लेकिन जिन राज्यों ने इन पैसों का सदुपयोग किया वो राज्य आज बेहतरी की स्थिति में है। आज इस राज्य में जो गवर्नेंस है, जो शासन तंत्र है,
आप इनको करोड़ों रुपया दे दीजिए, ये खा पचा करके बैठ जाएंगे, जी टेबल टेंडर करेंगे, कुछ लोगों को देंगे, कुछ लोगों को नहीं देंगे, अस्पताल जो है उसमें डॉक्टर नहीं रहेंगे, आप पैसे लेते जाइए। लेकिन आप जो भारत सरकार से जो बहुत, आप जानते होंगे कि भारत सरकार जो विशेष राज्य के दर्जे वाले स्टेट पुराने समय में दिए जाते थे, उसमें लगभग जो ग्रांट होते थे 90% के आसपास भारत सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करती थी और 10% राज्यों को देना होता था। और मैं आपको बता दूं कि राज्य आज की स्थिति में 10% देने की स्थिति में भी नहीं है। तो भारत सरकार कहां से, कैसे केंद्र की योजनाओं का फायदा ले सकेंगे? ये तो फायदा ही नहीं ले पाएंगे। आप पैसे इनको देते जाएंगे और ये जो है गताल खाने में पैसे चले जाते रहेंगे। तो इनको सबसे पहले अपना गवर्नेंस ठीक करना पड़ेगा, अपना प्रशासनिक तंत्र ठीक करना पड़ेगा। भारत सरकार से जिन जिन योजनाओं में पैसे इन्होंने लिए हैं उनके संबंध में इनका आप व्यय प्रतिशत देखेंगे तो पता चलेगा, किसी में 40% खर्च है, किसी में 50% खर्च है। और संविधान में आर्टिकल 275 में यह प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा कि वो विशेष जनजातीय क्षेत्रों के लिए ग्रांट इन एड्स देते हैं, जिसको वापस भी नहीं करना है, जिसको आप अपने प्रस्ताव बनाकर दीजिए और भारत सरकार से अपने जो सिस्टम है उसके तहत आप पैसे लेकर के आप जितना चाहे सड़कें बनाइए, आज भी बनाइए। आज देखिए इस राज्य के लगभग लाखों लोग अन्य राज्यों में जाकर के भी कर रहे हैं, अपना रोजगार कमा रहे हैं। आप तो आज उन लोगों को नहीं रोक पाए, आप विशेष दर्जा क्या लेके करेंगे? आप तो सब पैसों को, आज का ग्रामीण विकास मंत्री जो है जिसके घर में 32 करोड़ रुपया इनके नौकर क्या मिलता है, आप विशेष राज्य का दर्जा इसलिए लेना चाहते हैं कि मंत्री अपने घर के झोलियों में रखे और कहेंगे कि विशेष राज्य का हमको दर्जा दीजिए। जो पैसे भारत सरकार, चलिए कई चीजें साफ हो गई, कई चीजें साफ होती नजर आ रही हैं। तो वीर जी हम बातचीत के दौर को आगे बढ़ाएंगे, इस और भी मुद्दों पे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी समय की कमी है। ऋषिकेश जी के पास थोड़ा संक्षेप में चाहेंगे जवाब। ऋषिकेश जी, जिस तरीके से तुवीर जी ने जिन बातों का जिक्र किया कि आखिर जो दूसरे राज्य है जहां पे आदिवासी सरना कोड नहीं चाहते हैं उनका क्या होगा, और दूसरी बात की जो क्राइटेरिया है खास करके खर्च करने को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो फेडरल सिस्टम के तहत काम होता है उसके तहत कितना सक्रिय राज्य सरकार नजर आती है, ये भी सवाल खड़े किए हैं। आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे कि आखिर आपकी राय क्या होगी इस पे। जी देखिए राकेश जी, 2022 से लेके अभी तक प्रधानमंत्री आवास झारखंड का रोक दिया गया। क्यों रोका गया इनसे पूछना चाहता हूं मैं। और ये रोके हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 3 बार लेटर लिखे, एक बार जाके प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना झारखंड को नहीं दिया गया। उसके बाद हम लोग को अगुआ आवास योजना लाना पड़ा और राज्य सरकार पूरा पैसा देती है। 1,36,000 करोड़ झारखंड का केंद्र सरकार पर बकाया है। आज तक केंद्र सरकार उसको रिलीज नहीं कर रही है। हमारा मनरेगा का पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं ये लोग, तो ये क्या बात करेंगे। और पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। ईडी का दुरुपयोग करके आपने देखा होगा राकेश जी कि पूर्व आदिवासी मुख्यमंत्री को इन्होंने जेल में डाला और हाई कोर्ट ने क्या कहा कि प्राइमा फेसिया किसी तरह का मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं मिला। उसी तरह से देखिएगा ग्रामीण विकास मंत्री के सरकारी सचिव के जो नौकर के घर से पैसा मिला है उसको ये बार बार बोलते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्री के यहाँ से मिला है, वो सरकारी सचिव के नौकर के यहाँ से मिला है। जब मामला कोर्ट में जाएगा तो वहां दूध का दूध पानी हो जाएगा और वहां भी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं मिलेगा। ईडी का दुरुपयोग करके ये नेताओं को जेल में डालते हैं और आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। और मैं बता दूं कि झारखंड सरकार की जितनी योजना चल रही है केंद्र उसमें बाधा डालने का काम करता है। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जल नल योजना, हमने 31 लाख घरों को जल पहुंचा दिया। केंद्र सरकार को 80% पैसा देना था, नहीं दिया, 50% दिए और 50% राज्य सरकार पैसा देकर के वो योजना पूरा कर रही है। सर्वजन पेंशन हम लोग दे रहे हैं 50 साल के ऊपर के ST SC समाज के पुरुष को और किसी भी जाति के महिला को हम लोग पेंशन देते हैं। बहन बेटी सहायता योजना के तहत के हम लोग चलिए ऋषिकेश जी, बहस लंबी हो सकती है, कई मुद्दे छूटते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से हम बार बार कहते हैं कि राज्य के विकास को लेकर जो चर्चा होनी चाहिए और जिस तरीके से हम बार बार इस बात की भी चर्चा करते हैं कि आखिर फेडरल सिस्टम के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो सामंजस्य होनी चाहिए वो कैसे हो सकती है। राजनीतिक भाषा के रूप में लोग हमसे जरूर बातचीत करते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जरूर नजर आती है, लेकिन राज्य और
और कहीं न कहीं केंद्र, दोनों के बीच क्या तालमेल हो सकता है, किस तरीके से योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। जिस तरीके से तुबीर जी भी ने कई बातों का जिक्र किया, साथ साथ ऋषिकेश जी ने भी अपनी बात रखने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि राज्य और देश दोनों के विकास को लेकर के कहीं न कहीं दोनों सरकार को अब बैठकर बातचीत करने की जरूरत महसूस की जा सकती है। और मुझे जो जानकारी मिली है, खास करके दो बातें, सरना कोड को लेकर के कई राज्यों में अभी भी